हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बकल कैविटी, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, ये सब हमने देख लिया था। तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था फेरिंग्स। फेरिंग्स को हिंदी में कहते हैं ग्रसनी। फेरिंग्स क्या होती है? फेरिंग्स कॉमन पाथ होती है एयर और फूड के लिए। एयर और फूड के लिए कॉमन पाथ होती है। एयर जो होती है वो जाती है ट्रेकिया में, और जो फूड होता है वो जाता है ईसोफेगस में। अब जो ये ट्रेकिया है उसमें फूड एंटर ना करे, इसके लिए ट्रेकिया के ऊपर एक ढक्कननुमा संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है एपिग्लोटिस। इसके बाद फेरिंग्स के बाद जो फूड है हमारा वो जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस को हिंदी में कहा जाता है ग्रसिका। और ये क्या होती है? ये लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब होती है। इसके बाद हमने देखा था स्टमक। स्टमक को हिंदी में कहा जाता है आमाशय। और भोजन जब स्टमक में आता है तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जी सेल्स एक्टिव होती है, और जी सेल्स गैस्ट्रीन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये जो गैस्ट्रीन हार्मोन है वो क्या करता है? वो आगे जाकर आमाशय के ही अदर सेल्स जैसे कि पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स और चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स, इनको एक्टिव करता है। इनको एक्टिव करने के बाद पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स से निकलता है HCl, और चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स से निकलते हैं पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन हार्मोन। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन हार्मोन जो है वो इनएक्टिव फेज में होते हैं, ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते हैं फूड के साथ। इसीलिए जो पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स से जो HCl निकलता है, अम्ल निकलता है, वो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन के पास जाता है और उनको कन्वर्ट करता है पेप्सिन और रेनिन में। ये जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है? हमने देखा था जो वृहद अणु है, खाद्य पदार्थ है, वृहद खाद्य पदार्थ है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, तो उनमें से ये पेप्सिन प्रोटीन पर रिएक्शन करता है और प्रोटीन पर क्रिया करके प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था रेनिन। रेनिन जो होता है वो क्या करता है? जो बच्चे होते हैं वो दूध पीते हैं, तो दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो होती है कैसीन प्रोटीन, और कैसीन प्रोटीन रेनिन के प्रेजेंस में होती है डाइजेस्ट। और इसके अलावा आमाशय में एक और सेल पाई जाती है जिसे कहते हैं म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल से क्या होता है? इससे श्लेष्मा का स्त्रवण होता है, और ये जो श्लेष्मा होता है आमाशय की पूरी भित्ति पर एक सुरक्षात्मक आवरण बना लेता है ताकि HCl डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ पाए आमाशय की भित्ति के। इसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखे HCl के यूज। HCl क्या क्या कार्य करता है? फर्स्ट कार्य वही कि पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो हार्मोन है उनको पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम जो है उनको पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा ये क्या करता है? इसके अलावा ये पाचन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, क्योंकि जो एंजाइम्स है यहाँ पर उपस्थित वो अम्लीय माध्यम में क्रिया करते हैं, और इसी वजह से जो ये जठर रस है, गैस्ट्रिक जूस है, उसका पीएच कितना होता है? 1.5 से 3.5। इसके अलावा ये हार्मफुल बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, और अगर भोजन में कोई अस्थि युक्त या कैल्शियम युक्त अगर कोई भाग आ जाता है तो उसको भुलाने का काम कौन करता है? HCl। इसके बाद हमने देखा कि जो स्टमक के बाद हमने ग्लैंड्स देखी, जिसमें स्टमक की जस्ट साइड में थी लीवर और उसके नीचे थी पैनक्रियास। तो लीवर के बारे में हमने देखा कि लीवर क्या करता है? लीवर किसका सिक्रेशन करता है? लीवर करता है बाइल जूस का सिक्रेशन, पित्त रस का सिक्रेशन, जिसमें क्या होता है 85 to 97% उसमें होता है वाटर, और इसके अलावा इसमें होते हैं बाइल साल्ट्स, और इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसका पीएच कितना होता है? 7.7, और 7.7 है, इसका मीन्स क्या है कि ये जो है
वो पाचन के माध्यम को क्षारीय बना देता है। क्षारीय क्यों बनाता है? क्योंकि हर एंजाइम एक निश्चित पीएच पर क्रिया करता है और यहाँ पर जो एंजाइम्स आएंगे, इस जगह पर जो एंजाइम्स आएंगे वो करेंगे क्षारीय माध्यम में क्रिया। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो ये बाइल जूस है और क्या क्या कार्य करता है। हम भोजन में लेते हैं लिपिड, एक लिया हमने कार्बोहाइड्रेट, एक हमने प्रोटीन लिया और एक हम लेते हैं लिपिड। तो जो ये लिपिड है उस पर ये क्रिया करता है। पित्त रस है वो लिपिड पर क्रिया करता है और लिपिड पर क्रिया करके क्या करता है, क्योंकि जो लिपिड है वो उस पर डायरेक्ट एंजाइम क्रिया नहीं कर पाते हैं। लिपिड को हम पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे, छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट करेंगे, फिर उन बूंदों पर जो लिपिड को पचाने वाला एंजाइम है लाइपेज एंजाइम वो क्रिया करता है। तो सबसे पहले लिपिड पर क्रिया कौन करता है? बाइल जूस। हमने लिपिड लिया, लिपिड कैसा है? यहाँ पर लिपिड है कॉम्प्लेक्स और इनसोल्यूबल। यहाँ पर कौन सा लिपिड है? कॉम्प्लेक्स और इनसोल्यूबल। कॉम्प्लेक्स और इनसोल्यूबल लिपिड है और ये कॉम्प्लेक्स और इनसोल्यूबल लिपिड को जो ये बाइल जूस है वो कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स को तो सिंपल में और इनसोल्यूबल को सोल्यूबल में कन्वर्ट करता है। जटिल और अघुलनशील जो लिपिड है उसको सरल और घुलनशील लिपिड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? बाइल जूस। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को जिसमें कॉम्प्लेक्स को हमने सिंपल में कन्वर्ट किया, इसको कहा जाता है पाइसीकरण या इंग्लिश में इसे कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन। अब इस पर आगे जो एंजाइम है वो क्रिया कर सकते हैं। पहले इस पर एंजाइम्स क्रिया नहीं कर सकते थे, अब ये सिंपल में कन्वर्ट हो गया तो इस पर एंजाइम्स क्रिया कर सकते हैं। और लिपिड को हमको किस में कन्वर्ट करना है? हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, लिपिड को हमको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करना है। हमने ये देखा जो लिपिड है वो वसा है, लिपिड को हिंदी में कहेंगे वसा। इसी के साथ साथ विटामिन जो होते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के, विटामिन ए, डी, ई और के, ये भी क्या होते हैं? ये भी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और इनको भी अवशोषण कराने के लिए, इनको भी ब्लड वेसल्स में अवशोषण हो सके, इसके लिए कौन काम करता है? ये बाइल जूस। तो विटामिन ए, डी, ई, के अवशोषण कराने के लिए बाइल जूस कार्य करता है। तो बाइल जूस के हमने 3 फंक्शन देख लिए। एक तो ये जो पाचन का माध्यम है उसको क्षारीय बनाएगा क्योंकि इसका पीएच है 7.7। सेकंड काम क्या करेगा? विटामिन ए, डी, ई और के को अवशोषण करवाने का कार्य करेगा ब्लड वेसल्स में। और इसके अलावा इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? ये लिपिड की इनसोल्यूबल और कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल है उनको सिंपल और सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है और इसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण। अब हमें आगे क्या देखना है? हमने देख लिया लीवर के बारे में और लीवर से हमने क्या बनाया? बाइल जूस। ये जो बाइल जूस है वो स्त्रवण होने के बाद लीवर में बाइल जूस बन गया और इस बनने के बाद ये कहीं ना कहीं पर इकट्ठा होगा। तो ये इकट्ठा होने के लिए कहां पर जाता है? गॉल ब्लेडर में।
जो लीवर के मैंने ये इस संरचना ये बनाई है, एक थैलेनुमा संरचना छोटी सी, उसमें ये बाइल जूस इकट्ठा होता है और यहीं से ये बाइल जूस आगे इस नलिका के थ्रू जाता है पेनक्रियास की इस नली में। अब हम देखेंगे पेनक्रियास के बारे में, पेनक्रियास क्या क्या करता है। पेनक्रियास भी एक ग्लैंड है और ये जो ग्लैंड है, ग्लैंड क्या होती है, जो अपने अंदर से कुछ पदार्थों का स्त्रवण करती है। हम आगे देखेंगे कि ग्लैंड्स 2 टाइप की होती है, बहिस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये जो पेनक्रियास होता है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही ग्लैंड्स का कार्य करता है। दोनों ही प्रकार की जो प्रॉपर्टीज है वो पेनक्रियास में पाई जाती है। तो पेनक्रियास क्या करता है, डाइजेशन में पेनक्रियास की भूमिका हम देख लेते हैं। पेनक्रियास क्या होता है, एक ग्लैंड होता है और यहाँ पर कौन सा पार्ट इसका काम में आता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड वाला पार्ट। ये हम जब ग्लैंड पढ़ेंगे आगे तब हम इसका स्टडी करेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, ये एंजाइम का सिक्रेशन करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो करती है हार्मोन का सिक्रेशन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, ये करती है एंजाइम्स का सिक्रेशन। तो पेनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है उससे भी निकलते हैं एंजाइम्स और वो एंजाइम्स जो निकलते हैं वो एक पूर्ण पाचक रस होता है। पेनक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट से निकलते हैं एंजाइम्स और ये जो एंजाइम निकलते हैं वो किस किस का पाचन करते हैं, भोजन में आया है अगर कार्बोहाइड्रेट तो उसका भी पाचन करेंगे। भोजन में आया है अगर लिपिड तो उसका भी डाइजेशन करेंगे और भोजन में आया है अगर प्रोटीन तो उसका भी डाइजेशन करेंगे। इन सब का डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स यहाँ पर पाए जाते हैं और उन एंजाइम्स का नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन करने के लिए यहाँ पर कौन सा एंजाइम पाया जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जो पॉलीसेकेराइड है उसको डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम काम में आता है। तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि यहाँ पर आता है एमाइलेज एंजाइम काम में। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम में आएगा, एमाइलेज। ये सब कौन स्त्रावित कर रहा है, ये सब स्त्रावित हो रहे हैं पेनक्रियास के द्वारा, एमाइलेज एंजाइम। अब ये जो एमाइलेज एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला, वो स्त्रावित हो रहा है पेनक्रियास से। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पेनक्रिएटिक एमाइलेज एंजाइम। इसको हिंदी में हम कहेंगे अग्नाशयी एमाइलेज, अग्नाशयी एमाइलेज एंजाइम। हमने जब फर्स्ट लाल ग्रंथियों से जब टाइलिन एंजाइम निकला था तो वो भी क्या करता था, वो भी स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता था, इसीलिए उसका नाम हमने क्या रखा था, लारिये एमाइलेज एंजाइम। और इसका हम क्या नाम रख रहे हैं, इसका रख रहे हैं अग्नाशयी एमाइलेज एंजाइम। तो यहाँ पर ये इसका डाइजेशन करेगा और इसको कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेकेराइड देन मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि जो लिपिड है उसका पाचन करने के लिए यहाँ पर कोई एंजाइम होता है क्या।
तो पेनक्रियास के द्वारा लिपिड का पाचन करने के लिए भी एंजाइम्स पाए जाते हैं। लिपिड के पाचन करने के लिए यहाँ पर कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? लाइपेज। ये जो लाइपेज एंजाइम है वो लिपिड का पाचन करेगा। लेकिन हमने अभी पहले वाली स्लाइड में क्या देखा था? ये जो लिपिड है इसका डायरेक्ट डाइजेशन नहीं हो पाता है, इस पर बाइल जूस रिएक्ट करता है, फिर ये सिंपल और सॉल्यूबल लिपिड में कन्वर्ट होता है, वसा की छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट होता है। और इन छोटी छोटी बूंदों पर कार्य कौन करता है? इन छोटी छोटी बूंदों पर कार्य करता है लाइपेज एंजाइम। ये जो सिंपल और सोल्यूबाइल लिपिड है उसी को हम आगे लेंगे। यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे सिंपल और सोल्यूबाइल लिपिड। जो कि है पाइसीकृत वसा। इस वसा पर कौन कार्य करता है? इस वसा पर कार्य करता है लाइपेज एंजाइम। और लिपिड को किस में कन्वर्ट करेगा? ये लिपिड को ये कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड्स में। लिपिड को किस में कन्वर्ट करेगा? फैटी एसिड्स में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? प्रोटीन के डाइजेशन के लिए यहाँ पर पाया जाता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम। तो प्रोटीन के पाचन के लिए यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? प्रोटीन के पाचन के लिए यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये जो एंजाइम है वो पाए जाते हैं प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। मैंने इनको ऐसे क्यों लिखा मैं अभी आपको बताऊंगी। जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है उनका थोड़ा सा अलग फंक्शन है और कार्बोक्सी पेप्टिडेज है उसका थोड़ा सा अलग फंक्शन है। तो पेनक्रियास में किस किस के पाचन के लिए एंजाइम पाए जाते हैं? इसमें प्रोटीन के पाचन के लिए, वसा के पाचन के लिए और कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए, तीनों के पाचन के लिए यहाँ पर एंजाइम पाए जाते हैं। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज। इसीलिए ये जो अग्नाशयी रस है, पैनक्रिएटिक जूस है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा पूर्ण पाचक रस। इसको क्या कहा जाएगा? पूर्ण पाचक रस इसको कहा जाएगा। अब ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या करेंगे? हमने आगे जब प्रोटीन का डाइजेशन किया था तो हमने आगे प्रोटीन का डाइजेशन कैसे किया था इसको आप आगे वाली स्लाइड्स में देखिए। यहां पर हमने किया था प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन के थ्रू आमाशय में, स्टमक में। और हमने प्रोटीन का डाइजेशन जब पेप्सिन के थ्रू किया था तो इसमें क्या बने थे? पेप्टोन्स। हमने क्या कहा था? प्रोटीन से अमीनो एसिड में कन्वर्ट होने के दौरान यहाँ पर इंटरमीडिएट बहुत सारी स्टेप बनेगी जिनमें है पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड एंड डाइपेप्टाइड। तो यहाँ पर क्या बने थे? प्रोटीन के डाइजेशन से पेप्टोन्स। तो आगे जो ये हम पढ़ रहे हैं पेनक्रियास में, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये क्या करेंगे? ये करेंगे प्रोटीन और पेप्टोन्स को, प्रोटीन और पेप्टोन्स को आगे परिवर्तित करेंगे पॉलीपेप्टाइड में। फिर जो पॉलीपेप्टाइड बनेगा उसको
कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम कन्वर्ट करेगा डाईपेप्टाइड में। तो यहां पर हम लिख देते हैं प्रोटीन या पेप्टोन, क्योंकि पेप्टोन हमारे पहले बने हुए हैं जब हमने आमाशय में रिएक्शन पेप्सिन की जब क्रिया करवाई थी तब बने थे प्रोटीन से पेप्टोन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, मैं इनको शॉर्ट में लिख रही हूँ, ऊपर इनके नाम लिखे हुए हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन को किसमें कन्वर्ट करेंगे, ये प्रोटीन और पेप्टोन को कन्वर्ट करेंगे पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड है इसको, क्योंकि पॉली मीन्स बहुत सारों को हमको दो में कन्वर्ट करना है, ये दो से ज्यादा इनकी संख्या है, पॉलीपेप्टाइड मीन्स दो से ज्यादा पेप्टाइड्स, तो इनको हमको कन्वर्ट करना है डाईपेप्टाइड में, क्योंकि हमको ऑल ओवर डाइजेशन में क्या ही करना था कि हमको जो जटिल अणु है उनको सरल अणुओं में कन्वर्ट करना था। तो पॉलीपेप्टाइड को हमको आगे और डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट करना है। अब इनको डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, इनको डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, ये जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम है वो इसको पॉलीपेप्टाइड को डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो हमने ये देखे पैनक्रिएटिक जूस, जो पैनक्रियास से जो एंजाइम्स निकलते हैं वो किस किस का पाचन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और एंजाइम आता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसका ओनली नाम ही याद रख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उसका नाम है न्यूक्लियेज एंजाइम, न्यूक्लियेज एंजाइम। ये न्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है, हम जो भी भोजन लेंगे तो उनमें भी तो उनका डीएनए होता है, जैसे कि हमने जो भोजन लिया उनमें भी कोशिकाएं पाई जाती है, उनमें भी केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो उसका पाचन करने के लिए यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियेज एंजाइम। तो ये न्यूक्लियेज एंजाइम भी यहाँ पर प्रेजेंस होता है, जो किसका पाचन करता है, ये पाचन करता है न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लिक एसिड का। ये किसका पाचन करता है, न्यूक्लिक एसिड का। तो हमने यहाँ पर कितने एंजाइम देख लिए, हमने यहाँ पर 4 एंजाइम देख लिए, 4 टाइप के एंजाइम देख लिए, 4 अलग अलग चीजों के डाइजेशन के लिए। अब हम आगे वाली स्लाइड में दोबारा चलते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा, देखो लीवर से हमने यहाँ पर क्या निकाला, बाइल जूस, लीवर से हमने क्या निकाला, बाइल जूस, और बाइल जूस हमने लीवर से निकाल दिया, और पैनक्रियास से क्या निकलेगा, पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रियास से क्या निकलेगा, पैनक्रिएटिक जूस यहाँ पर निकलेगा, और लीवर से यहाँ पर निकल रहा है बाइल जूस, इस जगह से निकलेंगे यहाँ पर। ये कौन सा पार्ट है, ये है छोटी आंत का डुडेनम पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का ग्रहणी या डुडेनम वाला पार्ट। तो यहाँ पर बाइल जूस भी आ गया, पैनक्रिएटिक जूस भी आ गया, और इसके अलावा क्या होगा, ये जो छोटी आंत है, छोटी आंत की जो भित्ति है, छोटी आंत की जो ये दीवारें हैं, ये भित्ति है, वॉल्स, उनमें भी कुछ कोशिकाएं पाई जाती है और वो भी कोई सिक्रेशन करती है। ये जो छोटी आंत की जो कोशिकाएं हैं, डुडेनम और जेजुनम, डुडेनम और जेजुनम की जो सेल्स हैं, यहाँ पर ये डुडेनम और जेजुनम की जो सेल्स है, ये वाला पार्ट कौन सा था, डुडेनम, और ये जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन का।
इनसे भी क्या निकलता है, इनसे भी एक जूस निकलता है जिसका नाम है इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस, इनसे क्या निकलेगा, इंटेस्टिनल जूस। इसको भी हम आगे एक बार देख लेते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। अभी सारा समराइज कर दिया जाएगा, फिर आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस कहां से निकलता है, ये निकलता है छोटी आंत के डुडेनम और जेजुनम पार्ट से। इंटेस्टिनल जूस में क्या क्या, कौन कौन से एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स पाई जाती है, वो छोटी छोटी आंत में जो ग्लैंड्स पाई जाती है, उनसे कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो यहाँ पर जो एंजाइम्स निकलते हैं इंटेस्टिनल जूस में, जो एंजाइम्स निकलते हैं उनके नाम है माल्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, डाइपेप्टाइडेज, और इसके अलावा यहां पर भी निकलता है न्यूक्लियेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, न्यूक्लियेज एंजाइम, जो हमने देखा था न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के लिए, न्यूक्लियेज एंजाइम। तो इंटेस्टिनल जूस में हमने कौन कौन से एंजाइम्स देखे, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, डाइपेप्टाइडेज और न्यूक्लियेज एंजाइम। हम दोबारा पहले वाली स्लाइड में आते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या निकाला, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस। ये सारे जो जूस हैं, ये सारे जो सिक्रेशन हैं, वो कहाँ पर है, डुडेनम में। तो डुडेनम में बाइल जूस भी है, पैनक्रियाटिक जूस भी है और इंटेस्टिनल जूस भी है। इसीलिए मैक्सिमम डाइजेशन हमारा कहाँ पर होगा, मैक्सिमम जो डाइजेशन है वो होगा हमारा इस डुडेनम वाले पार्ट में। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा मैक्सिमम डाइजेशन, मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होगा, डुडेनम में। मैक्सिमम डाइजेशन होगा डुडेनम में। ये इंटेस्टिनल जूस डुडेनम और जेजुनम दोनों के द्वारा ही स्त्रावित हो रहा है, और मैक्सिमम डाइजेशन यहाँ पर हो रहा है। तो डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पर हो जाएगा, डाइजेशन कंप्लीट होगा हमारे जेजुनम में। समझ में आया आपको, हमने देखा कि इंटेस्टिनल जूस यहाँ पर है, इसीलिए क्योंकि तीनों तरह के जूस यहाँ पर है, सभी को पाचन करने वाले एंजाइम्स यहाँ पर है, इसीलिए मैक्सिमम डाइजेशन हुआ डुडेनम में, और मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन होते होते इंटेस्टिनल जूस जेजुनम तक है, तो वहां पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब इंटेस्टिनल जूस के हमने ये सारे एंजाइम्स देखे, अब इनके हम वर्क भी देख लेते हैं कि ये किस किस को डाइजेस्ट करते हैं। माल्टेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, माल्टेज करता है, माल्टेज किसका डाइजेशन करेगा, माल्टेज डाइजेशन करेगा माल्टोज का। माल्टोज क्या है, माल्टोज है, जब हम कार्बोहाइड्रेट देख रहे थे तो उसमें हमने देखा था ये होते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड से हमने जब उसको डाइसेकेराइड में कन्वर्ट किया तो उसकी जो डाइसेकेराइड वाली फॉर्म थी वो थी माल्टेज।
डाइसेकेराइड वाली फॉर्म कौन सी है? माल्टेज, माल्टोस। माल्टोस को कौन कन्वर्ट करेगा? माल्टेज एंजाइम। और क्या बनाएगा इससे? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होगी? मोनोसेकेराइड। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होगी? मोनोसेकेराइड। और माल्टोज को कन्वर्ट किस में करेगा? ये ग्लूकोज में। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। सुक्रेज क्या करेगा? सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करेगा? सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज में। सुक्रोज को कन्वर्ट करेगा ये ग्लूकोज में, और ग्लूकोज के साथ साथ यहां पर बनेगा फ्रक्टोज। ये सारी शुगर्स के नेम हैं, आप इनको याद रखें कि ये होती है मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब। और ये जो माल्टोज होती है वो क्या होती है? वो होती है डाइसेकेराइड, सुक्रोज, ये सब क्या होती है? डाइसेकेराइड। और इसके अलावा नेक्स्ट हमने क्या देखा? लैक्टेज। तो लैक्टेज क्या काम करेगा? ये लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा। लैक्टेज एंजाइम किसमें कन्वर्ट करेगा? लैक्टोज को ये अगेन कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। डाइपेप्टाइडेज ये क्या करेगा? डाइपेप्टाइडेज, अगर किसी के पीछे भी एज लिखा हुआ हो तो आप समझ जाइए कि ये क्या है? ये है एक एंजाइम का नाम। जैसे देखो, माल्टेज के पीछे भी एज, सुक्रेज के पीछे एज, लैक्टेज के पीछे एज, और डाइपेप्टाइडेज के पीछे भी एज, और न्यूक्लियस के पीछे भी एज लिखा हुआ है। तो ये सब क्या है? ये सब है एंजाइम। अब डाइपेप्टाइडेज क्या काम करेगा ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। देखे, प्रोटीन से हमने प्रोटीन और पेप्टोन को हमने पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट किया था, और पॉलीपेप्टाइड को हमने डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया पेनक्रियास का जो सिक्रेशन है उसके थ्रू। तो हमारे पास अभी प्रोटीन में क्या है? हमारे पास है अभी डाइपेप्टाइड। तो जो ये डाइपेप्टाइडेज क्या करेगा? नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट करेगा। डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा? एमिनो एसिड्स में। एमिनो एसिड में। कौन सा एंजाइम? डाइपेप्टाइडेज। इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसी तरह से लिखा जाता है। डाइपेप्टाइड को डाइपेप्टाइडेज एंजाइम सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, और न्यूक्लियस एंजाइम वही न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन। न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करेगा। न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के लिए कौन काम आएगा? न्यूक्लियस एंजाइम। तो ये हमने इंटेस्टिनल जूस में जो एंजाइम्स निकले हैं वो देख लिए। और इस जूस से क्या हो रहा है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? मोनोसेकेराइड। और ये अमीनो एसिड्स, ये है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। और फैटी एसिड को हमने लिपिड को हमने पहले ही फैटी एसिड में कन्वर्ट कर लिया है। किसके थ्रू? अग्नाशय में जो एंजाइम निकला था लाइपेज एंजाइम, उसके थ्रू हमने जो सिंपल और सोल्यूबाइल लिपिड थी, जो पाइसीकृत वसा थी, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? फैटी एसिड में। अब सभी का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। दोबारा हम डायग्राम पे आते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? बाइल जूस से क्या हुआ? वसा का पाइसीकरण हुआ, सिंपल और सोल्यूबाइल में कन्वर्ट हुई। फिर यहाँ से पेनक्रियास के
एक्सोक्राइन पार्ट से कौन से हार्मोन्स निकले, सॉरी कौन से एंजाइम्स निकले यहाँ पर सभी को पाचन करने वाले कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, इन सभी को पाचन करने वाले एंजाइम निकले और उन्होंने यहाँ पर कार्य किया। और इसी के साथ यहाँ पर एक और क्या है, इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस के जो एंजाइम्स हैं वो हमने अभी अभी देखे। तो ये सारे एंजाइम्स मिलके पैनक्रियाटिक जूस के, इंटेस्टिनल जूस के और बाइल जूस के जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे मिलके यहाँ पर डाइजेशन करते हैं डुडेनम में, और डुडेनम में क्या होता है, मैक्सिमम डाइजेशन। फिर उसके बाद जेजुनम में क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो हमने आगे का प्रोसेस क्या देखा था, सबसे पहले हमने भोजन को अंदर लिया था जिसको हम कहते हैं अंतर्ग्रहण इंगेशन। उसके बाद हम क्या देख रहे थे कि उसका हमको करना है डाइजेशन। डाइजेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, उसको हमको करना है एब्जॉर्प्शन, उसका हमें अवशोषण करना है। सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया है अब फूड, तो जो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया है उसका हमको करना है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, एब्जॉर्प्शन ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स। सारे ही डाइजेस्टिव सिस्टम में, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में चारों तरफ क्या पाई जाएगी, ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कहाँ पर होगा, जेजुनम में एब्जॉर्प्शन, जेजुनम में एब्जॉर्प्शन होगा। और यहाँ पर क्या होगा, जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ पर प्रेजेंस है, अब यहाँ पर ही प्रेजेंस है, क्योंकि यहीं पर डाइजेशन हुआ है। तो जेजुनम में जो सिंपल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जो सरल खाद्य पदार्थ जो प्रेजेंट है, उनका एब्जॉर्प्शन होगा जेजुनम में, यहाँ पर होगा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। और इस जगह फिर इसके बाद क्या आती है, जेजुनम के बाद आती है इलियम। जेजुनम के बाद ये जो कुंडलित नलीनुमा संरचना आपको दिख रही है ये क्या है, इलियम। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट, इलियम में क्या होगा, यहाँ पर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा किसका, फूड में जो जटिल मॉलिक्यूल्स को हमने सरल मॉलिक्यूल्स में, सरल खाद्य पदार्थ में कन्वर्ट किया था, एमिनो एसिड्स में, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, फैटी एसिड्स में, तो वो यहाँ पर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कर लिए जाएंगे। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम डाइजेशन डुडेनम में, फिर डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पर हुआ, जेजुनम में, फिर जेजुनम में डाइजेशन कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर ही सबसे ज्यादा सिंपल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस थे और उनको एब्जॉर्प्शन हमें करना था, हमारी बॉडी में हमको एब्जॉर्प्शन करना था ताकि हम उनका आगे यूज ले सके। तो यहाँ पर होगा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट कहाँ पर हो जाएगा, वो हो जाएगा इलियम में, जो कि है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। तो यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। अब आगे हम देखते हैं, हमने सारे एंजाइम्स देख लिए और उनका क्या फंक्शन है वो देख लिया। अब आगे हम देखते हैं अगेन डायग्राम के थ्रू। तो हमने क्या बनाई थी अभी, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट, ये मैं स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट बना रही हूं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर खत्म हो जाती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो व्यास है वो है छोटा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे जाकर क्या कनेक्ट होती है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का व्यास क्या है, इसका व्यास बड़ा है, इसकी जो चौड़ाई है वो बड़ी है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन हम बना रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा फूड का वो हम देखेंगे।
लार्ज इंटेस्टाइन के भी हमने कितने पार्ट देखे थे? हमने इसके भी 3 पार्ट हमने देखे थे। यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, वहां पर एक अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाया जाता है, उसे हमने क्या कहा था? अपेंडिक्स। जो कि क्या था? एक अवशेषी अंग, जिसका हमारी बॉडी में कोई भी वर्क नहीं था। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सीकम, कोलोन और रेक्टम। ये है सीकम। उसके बाद ये जो उल्टे यू की आकृति की हमें दिख रही है, उसे हम क्या कहेंगे? कोलोन। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इसको ऐसे ही लिखेंगे। ये कैसी है? ये है उल्टे यू की आकृति की। कोलोन के बाद क्या आता है? यहाँ ये जो पार्ट है जहां पर इनकी जॉइंटिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की, यहाँ पर ये एक थैलेनुमा, थोड़ा थैलेनुमा संरचना आपको दिखेगी, और इस संरचना को हमने नाम दिया सीकम। और सीकम यहाँ पर क्या होती है? सीकम यहाँ पर छोटी होती है। उसके बाद ये उल्टे यू की आकृति की हमने क्या बनाई? कोलोन। और कोलोन के बाद ये जो संरचना है उसका क्या नाम है? इसका नाम है रेक्टम। और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में कहा जाता है मलाशय। और मलाशय के बाद यहाँ पर जो ये छिद्र है, इस छिद्र को कहा जाता है एनस, और हिंदी में इसे कहा जाता है गुदा। अब हमारे जो भोजन का डाइजेशन है वो कंप्लीट कहां पर हो गया था? भोजन का डाइजेशन कंप्लीट हो गया था जेजुनम में। फिर उसका एब्जॉर्प्शन हम कर रहे थे, उसका अवशोषण कर रहे थे। तो अवशोषण जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ, और उसके बाद इलियम में, जेजुनम में क्या हुआ? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, और इलियम में कंप्लीट एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो गया। अब फूड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर आए, यहाँ पर फूड के मॉलिक्यूल्स आए। एब्जॉर्प्शन हमने कर लिया, अब हमारे पास यहाँ पर फूड आया। तो इस फूड में क्या होता है? इस फूड में अभी भी एब्जॉर्प्शन तो हमने कर लिया, जो हमारे फैटी एसिड्स है, ग्लूकोज है और अमीनो एसिड्स है, उनका हमने एब्जॉर्प्शन कर लिया है। लेकिन यहाँ पर जो फूड आता है उसके पास क्या होता है? इसके पास होता है वाटर, वाटर कंटेंट इसके पास होता है, इसके पास जल होता है। और इसके अलावा इसके पास क्या होंगे? इसके पास होते हैं खनिज लवण। कुछ खनिज लवण यहाँ पर होते हैं, मिनरल। तो हमें इनको भी वेस्ट नहीं करना है, इनको भी हमें हमारी बॉडी में दोबारा एब्जॉर्प्शन करना है। तो ये बड़ी आंत में क्या कार्य होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में मिनरल्स और वाटर के एब्जॉर्प्शन का काम करता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है। एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर क्या होगा? जो ये वाटर है और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद यहाँ पर जो है, जो अपचित भोज्य पदार्थ है, अपचित भोज्य पदार्थ, अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो इकट्ठा हो जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड, यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड इकट्ठा हो जाएगा। कहाँ पर? रेक्टम में। अब क्या होगा? यहाँ पर हमने मिनरल्स और वाटर का तो एब्जॉर्प्शन कर लिया, लेकिन हमको यहाँ पर और क्या करना है? यहाँ पर हमको लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू श्लेष्मा का स्त्रवण करवाना है, ताकि ये इजीली आउट हो सके हमारी
बॉडी से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, ये करती है श्लेष्मा का स्त्रवण, श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। और इस वजह से ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इजीली एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर हमारा डाइजेशन हो जाता है कंप्लीट। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मल त्यागना। यहाँ पर हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। और अब डाइजेशन कंप्लीट हो गया है तो इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को भी हम स्टडी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पीलिया या जॉन्डिस। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, यकृत। लीवर यहाँ पर पाया जाता है। और जो ये लीवर होता है वो क्या काम करता है, लीवर जो है, लीवर क्या फंक्शन करता है, लीवर में जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी जब नष्ट होती है तो उसके बाद आरबीसी के नष्ट होने से क्या बनता है, बिलीरुबिन पिगमेंट। आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होगी तो उससे बनता है बिलीरुबिन पिगमेंट। बिलीरुबिन पिगमेंट आरबीसी के नष्ट होने से बनता है बिलीरुबिन पिगमेंट। और ये लीवर क्या करता है, लीवर उस बिलीरुबिन पिगमेंट को आगे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसे बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है पित्त रस के द्वारा। तो लीवर क्या काम करता है, इस बिलीरुबिन पिगमेंट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद इसे बाहर निकालता है। लेकिन अगर लीवर अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, यहाँ पर लीवर फंक्शन नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से, लीवर अच्छे से कार्य नहीं करेगा तो ये जो बिलीरुबिन पिगमेंट है वो हमारी बॉडी में जमा हो जाएगा। बिलीरुबिन पिगमेंट आगे प्रोसेस नहीं होगा और वो बॉडी से बाहर नहीं जाएगा। और बिलीरुबिन पिगमेंट क्या करेगा, बिलीरुबिन पिगमेंट रक्त में, ब्लड में, त्वचा में, स्किन में, नेत्र में, आईज में जमा हो जाएगा। और उसकी वजह से जो रक्त है, त्वचा है, नेत्र है, ये कौन से कलर की दिखाई देंगी, पीले कलर का उनमें पिगमेंट नजर आएगा। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है जॉन्डिस या पीलिया। क्या, जब लीवर अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, लीवर मिसफंक्शन करे, लीवर अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो वहां पर बिलीरुबिन पिगमेंट आगे प्रोसेस नहीं होगा। और प्रोसेस नहीं होगा तो ये जो बिलीरुबिन पिगमेंट है वो ब्लड में, स्किन में और आईज में ये जमा हो जाएगा। इसकी वजह से ये पीले कलर के दिखाई देंगे और इसी रोग को क्या कहा जाता है, पीलिया। नेक्स्ट डिसऑर्डर क्या है, नेक्स्ट है वोमिटिंग। सरला के 3 बेटे थे जिसमें से सबसे छोटा बेटा रोहित था। घर में रोहित ही शादी के लिए कंवारा बचा था। सरला उसके या उल्टी। सरला की तलाश मोनिका नाम की लड़की पर जाकर इसका रीजन क्या होता है, मोनिका दिखने में बेहद खूबसूरत थी। साथ ही इसका रीजन होता है कि अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है या फिर किसी को इन्फेक्शन अगर हो जाता है कविता से कहती
तो उस वजह से वोमिटिंग होती है, शाम को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। में जाना है और गहने भी तो देखने हैं उसके लिए। वो तो ठीक है सासू माँ, लेकिन आप छोटी देवरानी या फिर हो जाता है अपनी बहू को इन्फेक्शन। भी कुछ दिलाओगी। आखिर शादी तो हमारे देवर की है ना, तो जा जाकर अपने पति से मांग। फूड पॉइजनिंग हो जाती है या फिर हो जाता है इन्फेक्शन। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ है वो मुंह के थ्रू, जो माउथ है उसके थ्रू बाहर आ जाता है, उसको क्या कहा जाता है, वोमिटिंग। इसमें क्या होता है, घर का सारा हमारी जो बॉडी की सारी चीजें हैं वो ओवरऑल किससे कंट्रोल होती है, वो होती है ब्रेन से। ब्रेन ही सबको इंस्ट्रक्ट करता है। तो वोमिटिंग के टाइम क्या होता है, ब्रेन का तैयारियां अच्छे से कर ली जाए। आज मुझे गहने बनवाने जाना है, फिर कल पार्ट होता है एक, जिसे कहते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तुम कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेना, वैसे भी आजकल असली नकली में मेड्यूला सब एक जैसा ही तो है। रहने दो सासू माँ, ऑब्लोंगेटा, नहीं है। वैसे भी हमारे घर वालों ने हिंदी में भी इसको यही लिखेंगे, कि हमें दिखाना मेड्यूला ना पड़े। जरा ऑब्लोंगेटा। है तो फिर मांग क्यों रही है? और मैं तो वैसे भी कह रही हूँ कि जो भी तुम्हारे पास है पहन लेना। चल तो ब्रेन के मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में उपस्थित वोमेट सेंटर, दुकान पर जा इसमें भी क्या होता है, वोमेट सेंटर। वोमेट सेंटर यहाँ पर एक्टिव हो जाता है सासू माँ, ये पायल कितनी सुंदर लग रही है, प्लीज मुझे पायल और दिला इसके एक्टिव होने की वजह से यहाँ पर दो। कुछ न मांगना शुरू उल्टी हो जाती है। तो उल्टी होने का कारण क्या है, फूड पॉइजनिंग और इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, जो ब्रेन है उसका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जब हम ब्रेन पढ़ेंगे आपको याद होगा हमने सिलेबस में एक टॉपिक देखा था, नियंत्रण एवं समन्वय। तो उसमें हम ब्रेन को डिटेल में स्टडी करेंगे। ये ब्रेन का एक पार्ट है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और इसमें उपस्थित जो वोमिट सेंटर है वो एक्टिव हो जाता है। उस वजह से क्या होती है, तारा उससे कहती है वोमिटिंग। जब आप घर पर नहीं अब नेक्स्ट जो डिजीज है, और आपको पता है उसके पास नेक्स्ट डिजीज है यहाँ पर मुझे तो अपने लिए 4 साड़ी दस्त। पसंद आ गई और 2 मैंने दीदी के लिए भी पसंद की है। अरे वाह, अब तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, शादी तुम दोनों की है या मोनिका की? हमें पता है सासू माँ कि ये क्या होती है, ये कैसे होता है, दोनों भी तो उसकी जेठानियां हैं, तो हमारा सुंदर दिखना भी तो जरूरी है। शादी से 2 दिन पहले मैं तुम दोनों को एक-एक साड़ी दिलवा दूंगी, लेकिन तो फिलहाल देखिए कोई फालतू हमारी जो इंटेस्टाइन है, सारा बहू कल तू हमारी जो इंटेस्टाइन है, मान लीजिए ये मैंने बनाई इंटेस्टाइन की वॉल, मैं सिर्फ मोनिका बहू के लिए ही लूंगी और तुम दोनों ये मैंने बनाई होगी तो सिर्फ इतना इंटेस्टाइन। में मेरी मदद कर देना। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उसकी बात जब खाद्य पदार्थ आता है, यहाँ पर अगर कोई फूड मॉलिक्यूल आता है खाना बनाने तो उसको आगे भेजने के लिए ये क्या करती है, ये मूवमेंट करती है। ये इस तरह से मूवमेंट करेगी तब जाके जो ये फूड मॉलिक्यूल्स है वो आगे की साइड मूव करेंगे। अब इनका जो मूवमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी। कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वहां पर दबाव होगा, यहाँ पर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो फूड मॉलिक्यूल पर प्रेशर आएगा और फूड मॉलिक्यूल नीचे की साइड चला जाएगा, और जो नीचे की साइड वाली वॉल है वो कैसी होगी, रिलैक्स। फिर नीचे की साइड वाली कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर उसके नीचे की साइड वाली रिलैक्स होगी ताकि उसमें फूड मॉलिक्यूल जा सके। इस तरह से हमारा फूड मॉलिक्यूल आगे मूवमेंट करता है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो आगे मूवमेंट करता है। जाते हैं और इस वाले मूवमेंट को कविता और यहाँ पर क्या चलता है, फिर बारात कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। रात मोनिका के घर पहुंचती है। मोनिका भी लाल जोड़े में लिपट कर मंडप कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन। के होश उड़ जाते हैं। सरला ने बहुत ही भारी भरकम जेवर अपनी सबसे छोटी बहू के लिए बनवाए। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है उसको एक नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो सरला कहती है, ये है मेरी मोनिका बहू, जो दिखने में मेरी दोनों बहुओं से ज्यादा पेरिस्टाल्सिस और शादी में जो गहने मैंने दिए हैं वो तो इसकी खूबसूरती पर चार मूवमेंट। लगा रहे थे। क्रमानुकुंचन। बहू अब थक गई होगी। अरे ओ दोनों बहुओं, मेरी छोटी बहू के लिए कुछ खाने के लिए बना दो, और मोनिका बहू तू अपने कमरे ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो अगर फास्ट हो जाता है, बढ़ाते हुए कविता और तारा की ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट अगर बनाती है।
फास्ट अगर हो गया तो ये फास्ट हो जाता है, तो उस समय उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि फूड मॉलिक्यूल फिर जल्दी जल्दी मूव करेंगे, तो उस वाली कंडीशन को क्या कहा जाता है, दस्त या डायरिया। लेकिन तबीयत खराब होने के और अगर ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो अगर स्लो हो जाता है, फास्ट की जगह क्या हो गया, ये सब क्या स्लो। सब रिश्तेदार तेरी मुंह दिखाई के अगर ये स्लो हो जाता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को हम कहेंगे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। सासू माँ मेरी तबीयत बिल्कुल भी इसको हम क्या कहेंगे, दस्त लग गई और कॉन्स्टिपेशन के लिए शौचालय जाना पड़ रहा है। उधर कविता और तारा या कमरों में बैठ कब्ज। मोनिका को परेशान होता देख इस बात का आनंद तो ये हमने एक और डिसऑर्डर देख लिया जो कि है डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। सरला आ जाती है और उन दोनों इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ। तो ये सब तुम दोनों का किया धरा है। बेशर्म फोर्थ हम देखते हैं पैचिस। ये सब करते हुए इस मोनिका ने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा था? अरे नाराजगी तो मुझसे थी, इसकी सजा मुझे। फोर्थ कौन सा है, पैचिस या डिसेंट्री। उसने तो कभी तुम दोनों के बारे में कभी कुछ गलत नहीं कहा। तुम दोनों को कोई अंदाजा भी है तुम्हारी इस हरकत की वजह से उस बेचारी की तबीयत कितनी पैचिस में क्या होता है, इसके बाद सरला मोनिका इसमें कोई भी बाह्य पैथोजन, बुलाकर मोनिका को दवाई दिलवाती है। हफ्ते भर बाद पैथोजन मीन्स तरह से ठीक हो जाती है। रोग कारक। कविता और तारा को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और फिर वो रोग कारक किसी भी वजह से हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, और वो कौन सा रोग कारक है, वो है प्रोटोजोवा। और रोग कारक कैसे एंटर करेगा, क्योंकि हम ये डाइजेशन से रिलेटेड डिजीज पढ़ रहे हैं, तो हमने कुछ भी गंदा खाया या गंदा पिया, कोई भी हमने दूषित भोजन अगर किया, तो उस वजह से अगर हमारी बॉडी में पैथोजन एंटर कर जाता है, और वो कौन सा पैथोजन, पर हमें खुशी है वो है एक प्रोटोजोवा। दिखाई और उन बदमाशों के खिलाफ हमारी पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखी। प्रोटोजोवा। अच्छा चौधरी साहब मैं चलती हूँ। हम जब डिजीज पढ़ेंगे तब हम अलग अलग से होने वाली अलग अलग पैथोजन, जैसे कि प्रोटोजोवा से होने वाली, वायरस से होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली, इन सब डिजीज का हम अलग अलग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर पैथोजन के रूप में अगर प्रोटोजोआ हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है, और वो कौन सा प्रोटोजोआ है, की व्यवस्था नहीं थी। वो है एंटा अमीबा, में नहाने को मजबूर थी। एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। बहू कौन सा है, कर उठी नहीं, एंटा स्नान के लिए नदी पर जाना है। अमीबा बड़ी भाभी नहाने के लिए नदी पर, लेकिन यूं खुले में हिस्टोलाइटिका। हाँ सुधा, इस गांव में औरतें खुले में ही नहाती हैं और वैसे भी गांव के लोग एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है वो हम देखेंगे। अब ये हिस्टोलाइटिका, इसका नाम का मीन आप समझ लीजिए पहले। नदी पर नहाने हिस्टो और लाइटिका, हिस्टो मीन्स क्या होता है, हिस्टो मीन्स होता है उत्तक, हिस्टो मीन्स क्या होता है, टिश्यू। बहुत अजीब लग रहा है। अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। और लाइटिका मीन्स क्या होता है, उसको तोड़ने वाला, उसका विघटन करने वाला, उसको डिस्ट्रॉय करने वाला। नहीं तो अब कौन देखेगा? चौधरी साहब तो हिस्टोलाइटिका इसका मतलब है उत्तक को क्या करेगा, वो डिस्ट्रॉय करेगा। अब ये एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका कहाँ के उत्तक को डिस्ट्रॉय करेगा, तो ये डिस्ट्रॉय करेगा, ये हमने बना दी लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी मुश्किल से सुधा नदी में नहा कर लार्ज अब तो रोजाना ही वो इंटेस्टाइन, की गांव की औरतों के साथ नदी पर नहा ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें क्या करेगा, ये इसमें मान लो ये आ गया एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, तो ये क्या करेगा, ये इसकी जो दीवार है, इसकी जो भित्ति है, लार्ज इंटेस्टाइन की भित्ति, ये किससे बनी हुई होगी, ये बनी हुई होगी उत्तकों से, टिश्यूज से। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर करेगा एंटर, मालिनी भाभी ये एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका क्या करेगा, इस भित्ति में एंटर करेगा ये, अरे और भित्ति में एंटर करके क्या करेगा, इसका तो काम ही क्या है, टिश्यूज का डिस्ट्रॉय करना। तो यहाँ पर ये करेगा, टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करेगा, और उस वजह से क्या होगा, उस वजह से यहाँ की ब्लड वेसल्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और ब्लड वेसल्स अगर डिस्ट्रॉय हुई तो यहाँ पर किसका स्त्रवण होगा, यहाँ पर रक्त का स्त्रवण होगा।
यहाँ पर क्या स्त्रवण होगा? रक्त का स्त्रवण होगा। और ये रक्त किसके साथ मिल जाएगा? ये रक्त स्टूल के साथ, मल के साथ मिक्स हो जाएगा। और रक्त और मल दोनों एक साथ अगर बॉडी के बाहर आते हैं तो उस वाली कंडीशन को क्या कहा जाता है? इस वाली कंडीशन को कहा जाता है पैचिस। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। अभी हमारी एक दो डिसऑर्डर्स और बाकी हैं, और हमने जो मेंस में एक क्वेश्चन देखा था जो कि आहार नाल से रिलेटेड था, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।